इन्होंने चीफ के ऊपर यानी कि जनरल वक़ार के ऊपर दबाव बनाया कि आप शेख हसीना से कहो कि उसको नंबर 1 अलाउ मत करो कि वो देश के नाम कोई संदेश पारित कर सके। दूसरा, 45 मिनट का टाइम दो कि वो इस्तीफ़ा दे। अगर स्टूडेंट्स इसके पीछे रहे होते तो क्या वो इंडिया कल्चरल सेंटर को तबाह करते? क्या वो इस्कॉन टेम्पल को तोड़ते? क्या वो लक्ष्मी नारायण टेम्पल को तोड़ते? क्या वो हिंदुओं के घरों में और दुकानों में आग लगाते? लेकिन सर, ये जो कुछ अब तक मैंने कहा वो ये कहा कि जो हिंदुस्तान के बाहर से खतरा है, खतरा उससे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर से है। हिंदुस्तान के अंदर से क्या आप नहीं जानते कि ऐसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हमारे यहाँ जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। 15 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहने वाली शेख हसीना को महज 15 मिनट में इस्तीफा देकर बांग्लादेश खाली करना पड़ा, वहां से भागना पड़ा और भारत की शरण लेनी पड़ी। सीपी त्यागी साहब, कर्नल साहब मेरे साथ मौजूद है, सीधी बातचीत करेंगे। साहब, 15 साल तक प्रधानमंत्री रही देश की, लेकिन ऐसे हालात बांग्लादेश के बन चुके हैं कि 15 मिनट के अंदर अंदर ही वहां की प्रधानमंत्री हसीना शेख को वहां से भागना पड़ा। इस वक्त वो भारत में है और इसी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में। आप कैसे समझते सर कि ऐसे हालात कैसे खराब कैसे हो गए बांग्लादेश के? देखिए, मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी है। मैं एक वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूँ। मैं ये जानता हूँ कि ये जो स्टूडेंट का अनरेस्ट दिखाया गया और बताया गया दुनिया को कि स्टूडेंट्स ने प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर कब्जा कर लिया, पार्लियामेंट में घुस गए, ऐसी स्थिति बना दी कि आर्मी भी कुछ नहीं कर पाई और शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा। दरअसल में ऐसा है नहीं। असलियत में इसकी प्लानिंग एक लंबे समय से चल रही थी और इसकी प्लानिंग में जिम्मेदार जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना हैं, जिनका एक्टिव कन्नाइवेंस है और इसमें अमेरिका का भी टैसिट अप्रूवल है। मैं बताता हूँ कैसे। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, एक तो ये हुआ कि पाकिस्तान के हिमायतियों की और टेररिस्ट की जो दुकानें बांग्लादेश में थीं वो शेख हसीना ने बंद करवा दी। दूसरे, वहाँ के कॉक्स बाज़ार में असम के जो विद्रोही और टेररिस्ट थे उन सब का भी शेख हसीना ने सफाया कर दिया। और तीसरी बात, पाकिस्तान को 1971 की एक गैरत थी कि एक छोटा सा देश पाकिस्तान के मुकाबले आर्थिक फ्रंट के ऊपर साउथ ईस्ट एशिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला, आर्थिक विकास करने वाला देश कैसे हो गया। 1971 की वो पराजय और बेइज्जती पाकिस्तान के दिमाग में थी। तो ये तो पाकिस्तान का पॉइंट था। जहाँ तक चाइना का सवाल है, उसके भी कई पॉइंट थे। चाइना ये चाहता था कि तीस्ता नदी की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिले, लेकिन शेख हसीना ने भारत को दे दिया। चाइना ये भी चाहता था कि बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट पे चाइना को उसकी सबमरीन और वारशिप्स को तैनात करने का इजाज़त दी जाए, जिसके ऊपर शेख हसीना ने प्रतिबंध लगा दिए। और जो तीसरी बात हुई वो ये कि जब शेख हसीना चाइना गई 4 दिन की विज़िट पे, तो उन्होंने उनसे $4 बिलियन की मदद मांगी। चाइना ने वो मदद देने की बजाय कहा कि हम आपको 4 बिलियन की बजाय $100 मिलियन देते हैं, जिससे वो दुखी हो गई। उन्होंने अपनी विजिट एक दिन काट दी, वापस आ गई। तो इसमें चाइना को भी बेइज्जती लगी, यानी कि चाइना और पाकिस्तान का एक्टिव कन्नाइवेंस। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका बांग्लादेश से एक आइलैंड चाहता था अपने एयर बेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। शेख हसीना ने मना कर दिया। तो ये अमेरिका का भी टैसिट अप्रूवल रहा। इस वजह से और जो प्लानिंग हुई इंग्लैंड में बैठ के आईएसआई की, तो ये उस प्लानिंग का नतीजा है कि इसमें फंडिंग की चाइना ने, कोऑर्डिनेशन किया आईएसआई ने और चुपचाप रह के आशीर्वाद दिया अमेरिका ने।
तब ये हुआ। और फिर एक बात और जो वहाँ की आर्मी से कनेक्टेड है, जो वहाँ की आर्मी के चीफ हैं जनरल वकार, उन्हें 2 महीने पहले चीफ बनाया गया था। उनके 5 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जिनमें से 4 लेफ्टिनेंट जनरल शेख हसीना के खिलाफ थे। उनके करीब 17 मेजर जनरल हैं, जिनमें से ज़्यादातर शेख हसीना के खिलाफ थे। इन्होंने चीफ के ऊपर यानी कि जनरल वकार के ऊपर दबाव बनाया कि आप शेख हसीना से कहो कि उसको नंबर 1 अलाउ मत करो कि वो देश के नाम कोई संदेश पारित कर सके। दूसरा, 45 मिनट का टाइम दो कि वो इस्तीफ़ा दे और हिंदुस्तान को छोड़ के चली जाए, बांग्लादेश को छोड़ के चली जाए। अब वो शेख हसीना हिंदुस्तान में आ गई। अब शेख हसीना का ख्याल रखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, पहली बात तो ये कि वो हमारे साथ में हमेशा प्रो इंडिया रही है एज कंपेयर टू चाइना। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान की एक इमेज है कि वो अपने पड़ोसियों की मदद करता है, लेकिन हम चूक गए थे। अफ़गानिस्तान में जो नजीबुल्ला था, उस नजीबुल्ला को हम टाइम पे इवैक्यूएट नहीं कर पाए, इसलिए पाकिस्तान द्वारा समर्पित जो वो मूवमेंट हुआ जिसमें काबुल पे कब्जा किया गया और नजीबुल्ला को फांसी पर लटका दिया गया, तो वो हमारे ऊपर एक ब्लॉट था। अगर हमने इस समय शेख हसीना की मदद नहीं की तो ऐसा लगने लगेगा कि जैसे हिंदुस्तान अपने पड़ोसियों की मदद करने में सक्षम नहीं है। तो हमें उनका ख्याल रखना है और इसीलिए वो हिंडन एयरबेस के ऊपर है। सर आपने जो बातें बताई कहीं ना कहीं इसमें ये समझ आ रहा है कि ये एक पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग के साथ ये हुआ है। हालांकि सिर्फ रिजर्वेशन को लेकर एक टारगेट बनाया गया कि भाई युवा वहां पर नाराज नजर आए, लेकिन आपने जो अभी बताया कि किस तरीके से अमेरिका का इसमें योगदान नजर आ रहा है, किस तरीके से इस पूरे प्रकरण में बांग्लादेश की जो तस्वीर साफ होती आ रही है, पाकिस्तान की तस्वीर, ISI की तस्वीर साफ होती आ रही है। लेकिन साहब बड़ा सवाल यह है कि वहां रह रहे हिंदुओं का क्या होगा। हिंदुओं को लेकर बड़ी चिंता जताई जा रही है कि किस तरीके से वहां जो 1 करोड़ हिंदू बसे हुए हैं, जो बताया जा रहा है। खुद बीजेपी के एक नेता शुभेंदु ने कहा कि भाई वहां पर रह रहे हिंदुओं को अब कहीं ना कहीं खतरा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर सर आप कैसे देखेंगे? सुरक्षा उनकी बड़ी सुरक्षा है, उनको लेकर किस तरीके से सुरक्षित उनको किया जाएगा? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात ऐसी है कि अगर ये स्टूडेंट का अनरेस्ट हुआ होता तो 2 चीज़ें कंसीडर कीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये नहीं कह दिया था कि हम 30% के रिजर्वेशन को कम करके 7% कर रहे हैं? लिहाजा जहाँ तक स्टूडेंट्स की डिमांड का सवाल है, वो तो इसके साथ ही ख़त्म हो गई थी। और दूसरा, अगर स्टूडेंट्स इसके पीछे रहे होते तो क्या वो इंडिया कल्चरल सेंटर को तबाह करते? क्या वो इस्कॉन टेम्पल को तोड़ते? क्या वो लक्ष्मी नारायण टेम्पल को तोड़ते? क्या वो हिंदुओं के घरों में और दुकानों में आग लगाते? और भाई साहब, ये जो दिखाई दे रहा है टीवी के ऊपर, ये तो वो है कि लोग बाग हिंदुओं के घरों के सामने मोबाइल लेकर खड़े हुए हैं इसलिए कि आइए और कमरे के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें आप भी शरीक होइए। आप समझ गए होंगे कि मेरा कमरे के अंदर जो हो रहा है वो कहने का क्या मतलब है। तो हिंदुओं के ऊपर जो ये टॉर्चर हो रहा है, ये स्टूडेंट्स नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी कर रहे हैं। जैसे 1990 में कश्मीर में हुआ वैसा ही अब हो रहा है। 1971 में जैसा वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में किया वैसा ही अब हो रहा है। और लिहाजा अब इसमें हिंदुस्तान को कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। सबसे पहला एक्शन तो ये कि हमारा और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो करीब 4000 किलोमीटर है, यानी हमारे और चीन का बॉर्डर करीब 3500 किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश का उससे भी ज़्यादा है। और वो 4000 किलोमीटर के अंदर हमने जो बारबेड वायर की फेंसिंग की हुई है वो पर्याप्त नहीं है। लिहाजा वहाँ से एक्सोडस होगा, हिंदू वहाँ से आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक किस्म से म्यूटिनी हो चुकी है। लेकिन उन हिंदुओं को एक्सेप्ट करने के लिए हमने तो ऑलरेडी CAA बनाया हुआ है, उन्हें तो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन उन्हें एब्जॉर्ब करने के साथ हमें एक फिल्ट्रेशन करना है और एक रिमूवल करना है। जब मैं कहता हूँ फिल्ट्रेशन, तो वो फिल्ट्रेशन ये कि वहाँ की जेल को तोड़ दिया गया,
500 खूंखार आतंकवादी वहाँ से भाग गए। वो जो 500 खूंखार आतंकवादी हैं अब वो हिंदुस्तान में घुस के हिंदुस्तान को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान उनका समर्थन करेगा। लिहाजा जो आतंकवादी हैं उन आतंकवादियों को कैसे रोकना है ये तो फिल्ट्रेशन है। और जो रिमूवल है वो ये कि जब हम हिंदुओं को CAA के अंतर्गत हिंदुस्तान में लेते हैं, उन्हें नागरिकता देते हैं, तो यहाँ जो अनाधिकृत रोहिंग्या बसे हुए हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान बसे हुए हैं, उनको हमें देर सबेर फेजेस के अंदर उनको बाहर निकालना होगा। और ये दोनों काम करने के लिए अब हमको सख्त होना होगा। एक बड़ी चुनौती साहब, बड़ी चुनौती देख रहे हैं क्या इसको? सीमा सुरक्षा, आपने कहा कि 4000 किलोमीटर तक बॉर्डर बसा हुआ है। सीमा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती इस वक्त नजर आ रही है हमारी सेना के सामने, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, अजीत डोभाल साहब मीटिंग कर रहे हैं, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी सर्वदलीय एक बैठक इस पूरे मामले पे हो रही है। तो सुरक्षा, सीमा सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चुनौती भी आप देख रहे हैं क्या साहब? जी हाँ, बिल्कुल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तादाद बढ़ाने का निर्णय लिया जा चुका है, उनकी चौकियां बढ़ाई जाएंगी। BSF के जो डायरेक्टर जनरल है वो वहाँ जा चुके हैं, वो इस बात को चेक कर रहे हैं। तो BSF को तो इसमें वहाँ पे बढ़ाया जाएगा और इनको रोका जाएगा। लेकिन सर, ये जो कुछ अब तक मैंने कहा वो ये कहा कि जो हिंदुस्तान के बाहर से खतरा है, खतरा उससे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर से है। हिंदुस्तान के अंदर से क्या आप नहीं जानते कि ऐसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हमारे यहाँ जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से POK लेकर तो दिखाओ। यहाँ तक भी मान लें, जो ये भी कहते हैं कि अगर चाइना की हुकूमत हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है। मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछता हूँ कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी हिंदुस्तान की सुरक्षा से ज़्यादा बड़ी है? लिहाजा ऐसे आदमियों का खुले घूमना बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बाहर के एक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि हमें अब ऐसे में जब पाकिस्तान और चाइना मिल गए तो हमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और रशिया, इन जैसे देशों के साथ मिलकर इंटरनेशनल ओपिनियन इनके खिलाफ बनानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, BSF को बढ़ाना चाहिए और अपनी बारबेड वायर फेंसिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और नंबर 3, आने वाले समय में उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए तुरंत और इफ़ेक्टिव एक्शन लेना चाहिए।